ज्यादा लहू बहाया है, सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। इसीलिए सबसे बड़े बलिदान स्मारक भी हम आदिवासियों के क्षेत्रों में ही है। लेकिन ये राजधानी में रहने वाले और पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाले कभी हमारे पुरखों का जिक्र नहीं करते। वो आपको पाखंडों का जिक्र करवाएंगे, आपको काल्पनिक देवी देवताओं का जिक्र करवाएंगे। सरस्वती जिसने कभी खुद नई किताब नहीं पढ़ी होगी, वो कभी पैदा ही नहीं हुई, और उसकी कहानियों में अगर उसकी कहानी की सच्चाई जान जाएंगे कि उसके पिता ने उसके चरित्र का हनन किया हुआ, तो शर्मसार होना चाहिए ऐसे चरित्रों से, जिन चरित्रों को आपसे पूजनीय बनाकर आपको शिक्षा दी जाती है। आप सावित्रीबाई को क्यों नहीं बनाते अपनी शिक्षिका? और एक्चुअल में है ही वही शिक्षिका। कम से कम मतलब 200-250 साल पहले उस महिला ने कैसी व्यवस्था होगी, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, उस महिला ने और अपने पति के साथ मिलकर, उस वक्त महिलाओं को कहा जाता है शिक्षा लेने से उसका भाई मर जाएगा, पति मर जाएगा, परिवार में कोई अशुभ हो जाएगा। सोचिए वैसे माहौल में वो महिला कैसे पढ़ी होगी। वो पढ़ी और पढ़ाई, इसके बावजूद उन्होंने 18 विद्यालय खोले थे। तो असली शिक्षिका कौन हुई? सावित्रीबाई फुले। रानी गाइदिन्नी जो 16 साल की एक आदिवासी बालिका थी, लड़ाका थी, वो लड़ाका इसलिए क्योंकि उसने ब्रिटिश शासन की नाकों में चने डाल दिए थे, नकेल डाल दी थी, और वो उससे आतंकित हो गई थी गोरिल्ला युद्ध शैली से, और उन्होंने मतलब छल कपट से फिर उनको कैद किया था। लेकिन नेहरू जी भी उनकी जो जिंदा दिली है उसके प्रति कायल हो गए थे। उन्होंने रानी की संज्ञा दी थी, रानी गाइदिन्नी। आप लोग जानते हैं रानी गाइदिन्नी कौन थी? वो आदिवासी नायिका है, 16 साल की एक बालिका, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब नाको चने चबवा दिए थे। आप राजस्थान की कालीबाई को लीजिए, 12 साल की बालिका है। जब देश आज़ाद होने वाला था, अगस्त में आज़ादी मिली, जून की घटना है, 12 साल की बालिका ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारिंदों से और अपने जो महारावल थे उन कारिंदों से भिड़ गई थी। अपने जो घास काटने की दराती वो गट्ठर लेके जा रही थी, गाय भैंसों के लिए जो चारा लेके जाते हैं, उसने देखा उसके अध्यापक को वो घसीट के लेके जा रहे हैं, तो उसने उनका विरोध किया। विरोध करने पर वो माने नहीं, तो उसने उनकी रस्सी को काट कर उनको बचाया। सोचिए, तो असली नायक नायिका कौन है? हमारे अपने पुरखे हैं, ये काल्पनिक देवी देवता नहीं है। जैसे मेरे भाई मरावी ने बताया कि हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। जो काल्पनिक देवी देवता आपने अपने दिमाग में घुसा रखे या अपने घर में घुसा रखे, उनका आपके परिवार से या आपके समाज से या आपकी पहचान से कोई संबंध नहीं है। वो आपको मानसिक गुलाम बना रहे हैं, वो आपका पैसा भी लूट रहे हैं, आपको गुलामी में भी जकड़ रहे हैं, और आपको कल्पना और पाखंडों से जोड़ रहे हैं, हकीकत की जिंदगी से आपको दूर ले जा रहे हैं, और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाते। तो मैं आप सभी से और सभी मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूंगी, आप इस प्रकृति को ही मानिए जो पुरखे मानते हैं, जल जंगल जमीन को मानिए। आपको अभी कोरोना में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी हुई? जो बीमार हुए, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को क्या ये करोड़ों रुपए के जो स्टैचू बनाए मोदी जी ने, वो क्यों नहीं दे रहे? फिर जो बड़ा बड़ा शिवालय या देवालय बन रहा है, वहां से क्यों नहीं मिल रहा है आपको रोग मुक्त जीवन? क्यों बीमारियां आ रही है? वो बीमारियां इसलिए आ रही है कि पाखंडों का ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रकृति को बेचा जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है, जल जंगल जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, और मोदी जी उसमें नंबर 1 है। गाय के नाम पर तो आपकी हत्या करवा देते हैं, लेकिन जब मोदी जी आए तो भारत बीफ निर्यात में पहला देश बन गया है मोदी जी के आने के बाद। क्यों? तो गाय को मारने वाला सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जो जिसका खाना है, जो जिसका पहनावा है, वो उसका वो छीन नहीं सकते। आपको जो पसंद है वो आप खाइए। आदिवासियों का जो खाना, पर्यावरण ने सबको ताकत दी है, सबको समझ दी है, और वो उसी के अनुसार रह रहा है। समंदर के पास तो है तो वो मछली भी खाएगा, अगर वो रेगिस्तान में तो वो बकरी खाएगा, अगर वो पहाड़ों में तो वो पहाड़ी जीव जंतुओं को खाएगा, पहाड़ी जड़ी बूटियों को खाएगा। लेकिन आज शहरों में रहने वाले कोरोना से बचने के लिए क्या क्या खाए हैं, ये कौन बताएगा? वो आदिवासियों की जड़ी बूटियां खाए हैं, वो आज ऑर्गेनिक चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कौन पैदा कर रहा है? मोदी जी के भक्त पैदा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, ये आप लोग पैदा कर रहे हैं, आदिवासी पैदा कर रहे हैं। आदिवासी लालची और लोभी नहीं है, वो जहर नहीं डाल रहा, जहर डाल रहा
जो पूंजीवादी है, जो पैसे का लालची है। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहाँ पाए जा रहे हैं? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। यहाँ क्यों पाए जा रहे हैं? यहाँ तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, सबसे ज्यादा संपन्न है, ये तो सबसे ज्यादा स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा बीमार और मानसिक बीमार, मैं मानसिक बीमार कहना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग ही नहीं सुधर रहे। इसीलिए किसान आंदोलन हुआ था। मैं सलूट करना चाहूंगी उन किसानों को, उन बहनों को, उन माताओं को जिन्होंने उसमें सपोर्ट किया। वो आंदोलन देश की एक तरह से दूसरी आजादी का बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन है, जिसमें आप लोगों ने देखा धूप में, गर्मी में, बारिश में, भयानक बारिश आती थी कि लोग घरों में परेशान हो जाते थे, उनके टेंट उखड़ जाते थे, बहुत बुरी ओले भी गिरते थे। और कई तो मतलब जो दादा पिता समान उम्र के, भाई समान उम्र के या बच्चे समान उम्र के, कई लोगों ने अपनी जान का बलिदान भी इस देश की जल जंगल जमीन और इस धरती के लिए दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मोदी जी आपकी जमीनें हत्या कर भी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। वो कॉर्पोरेट ही तय करेगा कि आप क्या उगाएंगे, और आप उगाएंगे तो फसल अगर सही उनकी नाप तोल के हिसाब से गुणवत्ता वाली नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे और आप वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ये पूरे देश को, ये जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये अपनी संक्रमित औलादों को छोड़ गए जो हम पे शासन कर रही है। सच है ये, वो संक्रमित औलादे हैं जो माफीनामा लेती थी, आज वही हमें गुमराह कर रही है। कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर, कभी एकता के नाम पर। 3000 करोड़ की जो स्टैचू बनी है गुजरात में, उसके बाद क्या सेना ने काम करना बंद कर दिया? सेना ने काम करना बंद कर दिया क्या? तो कौन कर रहा है? यूनिटी कौन ला रहा है? आज हम सुरक्षित है तो उसी सेना की वजह से, इसी प्रशासन की वजह से, पुलिस विभाग की वजह से है, सफाई कर्मी की वजह से, यानी हर व्यक्ति अपनी जो सेवा दे रहा है चौकस होकर, उन सब की वजह से। और घर में हमारे जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं, उन सब की वजह से ये देश सुरक्षित है। और आदिवासी तो वो कौम है जिससे हर कौम से लोहा लिया है और अपनी बातों को मनवाया भी है। और ये सरकार अगर ट्राइबल कोलम कोड हमें देती है तो बहुत अच्छी है। अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाली इसको साकार भी इसको करने चाहिए। मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन वो घोषणाएं कभी पूरी नहीं हुई है, वो सब घोषणे रह गए। नोटबंदी में आप मारे गए, जीएसटी में आप मारे गए, अब कोरोना में भी आप जान के लाले पड़ गए। लाखों की तादाद में लोग गंगा में बहाए गए, तब गंगा पुत्र को थोड़ा सा भी दुख दर्द निवारण आई, कोई आंसू टपका उसका। लेकिन उसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है तो उनके आंसू मीडिया के सामने आ जाते हैं, या फिर वो भगवा धारण करके कई साधना में बैठ जाते हैं। ये है आपको गुमराह करने के तरीके, क्योंकि राष्ट्र का नायक हो या परिवार का नायक हो, जैसी मानसिकता रखता है पूरा परिवार फिर उसका अनुकरण करने लग जाता है। तो एक तरह से ये रंगे सियार है, ये रंगे हुए सियार है, और ये सियार शेरों का शिकार करने निकले हैं। तो शेरों जाग जाओ और अपनी कौम को समझ जाओ। अपनी पहचान को बचाने के लिए आपको खुद को संघर्ष करना होगा। ये जीवन किसी का स्थायी नहीं है, लेकिन हम लड़के जाएंगे तो हमारे पुरखों की तरह हमेशा अमर रहेंगे। जैसे हम जंगो लिंगो राय को याद करते हैं, हीरा सिंह मरकाम दादा को याद करते हैं, मोतीराम कंगाल जी को याद करते हैं, हमारे प्रकृति जो हमारे गणचिन्ह है उनको हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ी सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली धरोहर छोड़ी है, जो इस देश में राज करने वालों के पास नहीं है। वो पहचान नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, वो भाषा नहीं है, वो तौर तरीके नहीं है जो जीवन को बचा सके। आज धर्म और भाषा और प्रांत के नाम पर सबसे ज्यादा झगड़े ये पढ़े लिखे और मानसिक विकलांग लोग ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद मतलब धार्मिक स्थलों के आसपास ही हो रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए और अपनी पहचान को बचाने के लिए अपनी भाषा को, अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को भी आपको बचाना होगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम आदिवासियों को बताया गया है कि आप संसार के 195 देशों में रहते हैं और आपकी 37 करोड़ आबादी है और 5000 आपके समाज, समुदाय और कबीले हैं और 7000 आपकी भाषाएं हैं। तो सोचिए सबसे ज्यादा विशाल समृद्ध समाज कौन हुआ?
पूरे संसार का सबसे विशाल समृद्ध समाज आदिवासी समाज है, जिनकी 7,000 भाषाएं हैं। तो सोचिए, अगर ये लोग पढ़ेंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहते और हमारे ज्ञान को भी ये मिटाना चाहते हैं। इसीलिए ये हमारी भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं और राष्ट्रभाषा के साथ वो एक तरह से जनेऊ डालकर आपकी मातृभाषाओं की ये हत्या कर रहे हैं। सबकी भाषा का सम्मान होना चाहिए, उनकी भाषा का भी और हमारी मातृभाषा का भी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की रजत जयंती 2019 में आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में घोषित किया था और 2022 से लेकर 2032 तक के पूरे 10 साल को आदिवासी या विश्व भाषा दशक के रूप में घोषित किया है, ताकि हम अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास को हम खुद सहेजें। अब सरकार या नेताओं के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि जो नेता हमारे से चुन के जाते हैं, हम जिन नेताओं को चुनते हैं हमारे समाज के, वो गुलाम बन जाते हैं सत्ताओं के, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे या किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन वो सत्ताओं के गुलाम है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस आंदोलन में आज कोई नेता नहीं है। तो वो आदिवासी सीट पे ही तो है, वो क्या हिंदू सीट पे है या जनरल सीट पे, किसी पे? वो आदिवासी सीट पे, तो वो आज यहाँ क्यों नहीं है जब अपने अस्तित्व का सवाल आ रहा है? कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है जो सुख बोल रहा है आरक्षण का, आदिवासियों के आरक्षण का? मैं उन सब पे प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ जो मतलब सरकार ने जो व्यवस्था हमारे पुरखों के संघर्षों के बाद हमें दी थी और जिसका सुख वो भोग रहे हैं, तो वो आज इस आंदोलन के क्यों नहीं भागीदार बन रहे? उन सबको भागीदार बनना चाहिए, हर माता बहन को, हर भाई को, हर युवा को, और सबको चौकस और चौकन्ना रहकर अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए अब संगठित हो जाना चाहिए। और इस आंदोलन के लिए और अपने प्रदर्शन के लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप लोग इतने कठिन समय में इतनी दूर दूर से आए हैं और अपनी जान को हथेली में लेके आए, क्योंकि लोग जान को घरों में रहकर भी बचा नहीं पा रहे, लेकिन आप घरों को छोड़कर या दिल्ली में आने वाली पीढ़ियों की पहचान को और अपनी पहचान को स्थायी करने के लिए और पुरखों के जो संघर्ष और बलिदान थे उनको स्थायी करने के लिए आज आप एकजुट हुए हैं। तो बातें बहुत सारी है, समय कम है और काफी व्यवस्थाएं भी है आप लोगों की, तो मैं इतना ही कहकर आप सभी को सेवा जोहार कहना चाहूंगी। सेवा 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 सेवा, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अब ये पूरे देश में हर आदिवासी नहीं, हर समुदाय को ये बोलना चाहिए कि आदिवासियों को कोलम